ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज शास्त्र की मूलभूत अवधारणा समाज। ये कार्यक्रम BA समाज शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम समाज शास्त्र की मूलभूत अवधारणा समाज। मित्रों, आज हम BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की अवधारणा समाज के अंतर्गत जानना चाहेंगे। समाज, जैसा कि हम सब जानते हैं, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। लेकिन क्या पशुओं में समाज होता है या सिर्फ मानवीय समाज ही समाज कहलाता है? समाजशास्त्र में हम समाज उसको कहते हैं जिसमें हम रहते हैं, अर्थात जहाँ हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वही समाज होता है। हम अपने चारों ओर अलग अलग तरह के समाजों को देखते हैं, जैसे ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज, और वर्तमान में मीडिया ने हमें अन्य समाजों से भी परिचित करा दिया है। पश्चिमी समाजों की जीवन शैली हमसे बिल्कुल विपरीत है। हम इन आदतों को, इन रीतियों को कैसे आत्मसात करते हैं और समाज के सदस्य कैसे बनते हैं, इस पे चिंतन करना बहुत आवश्यक है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि समाज बनाया गया है और कुछ का ये मानना है कि समाज तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हुआ। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं समाज में रहकर ही पूरी हो पाती हैं। समाज को समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से जानने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं का सहारा लेना होगा। जैसे मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में परिभाषा दी है: समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, स्वतंत्रता और नियंत्रण की, समूह और विभागों की एक व्यवस्था है। अर्थात एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। इस परिभाषा को यदि हम तोड़ कर देखें तो हमें समाज के अलग अलग तत्व ज्ञात हो सकते हैं। एक बार पुनः इस परिभाषा पर ध्यान दीजिए। समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, स्वतंत्रता और नियंत्रण की, समूह और उसके विभागों की एक व्यवस्था है। इस तरह एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। इस परिभाषा में मैकाइवर और पेज ने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य सामाजिक संबंधों के एक जाल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, परिभाषा का पहला तत्व रीतियां हैं। रीतियां यानी मनुष्य की स्वीकृत, समूह स्वीकृत आदतें। जैसा कि हम सुबह उठने से सोने तक कितनी सारी रीतियों का पालन करते हैं। अगर हमें किसी का अभिवादन करना हो तो हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, पैर छूकर करते हैं, खाने के पहले हाथ धोते हैं, उठने के बाद ईश्वर को प्रणाम करते हैं, और भी दैनिक जीवन में कई सारी रीतियों का हम पालन करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में अभिवादन का तरीका बिल्कुल अलग है। वहाँ एक दूसरे पर स्वागत के समय थूक देते हैं।
तो रीतियां समूह की आदतें होती हैं। जैसा समूह हमें अनुमति देता है, हम ठीक उसी तरह की आदतों का पालन करते हैं और ये आदतें समूह में एक रूपता लाने के लिए अपनाई जाती हैं। इस तरह से समाज हमें एक सा दिखाई देता है। रीतियां जब निरंतर समाज में बनी रहती हैं तो समाज में कुछ नियम और मानदंड स्थापित हो जाते हैं। समाज की इन स्वीकृत मानदंडों को आगे चलकर मैकाइवर ने कार्य प्रणाली अथवा दूसरे तत्व के रूप में कार्य प्रणाली, या जिन्हें कि हम संस्था कह सकते हैं, संस्था के रूप में समझाने का प्रयास किया। संस्था हमारे कार्य का एक अनुमति प्राप्त ढंग है। जैसा कि यदि आप किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेते हैं और प्रवेश लेने की इच्छुक होने के साथ ही यदि उसकी तिथि निकल जाती है, तब आप उसमें प्रवेश की पात्रता नहीं रख सकते। ठीक इसी तरह से परिवार संस्था के भी कुछ नियम होते हैं। समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें हम किस तरीके से निर्वाह करें अपने जीवन में, इस बात की शिक्षा दी जाती है और हम उन नियमों को आत्मसात करके सामाजिक प्राणी के रूप में अपने व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। मैकाइवर और पेज की इन तत्वों के साथ ही उन्होंने यह भी माना कि किसी भी समाज में कार्य प्रणालियों के साथ साथ में अधिकार भी बहुत आवश्यक होते हैं। अधिकार यानी कि सत्ता के रूप में उन्होंने अधिकार की तरफ इशारा किया। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार में मुखिया की सत्ता होती है, किसी संस्था में उस संस्था प्रमुख की सत्ता होती है, या फिर शासन अध्यक्ष के रूप में शासन संभालने वाले शासक की सत्ता होती है। इन सत्ता के आधार पर समाज में नियमों की एक रूपता बनी रहती है। तो अधिकार अकेले के संचालन से समाज नहीं चल सकता, अधिकार के साथ कुछ और भी आवश्यक है। समाज के चौथे तत्व के रूप में मैकाइवर और पेज ने सहयोग की चर्चा की। सहयोग के बिना समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सहयोग से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन जी पाते हैं। पारस्परिक सहयोग का उदाहरण हमें परिवार से लेकर मित्र मंडली और पूरे समाज में दिखाई देता है। कभी कभी हम प्रत्यक्ष सहयोग एक दूसरे को प्रदान करते हैं और कभी कभी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य से अन्य उद्देश्य पूरे जब होते हैं तो एक तरह का अप्रत्यक्ष सहयोग समाज में तैयार हो जाता है। तो सहयोग से सामाजिक जीवन में सरलता आती है और हम आसानी से अपना जीवन जी पाते हैं। इसके बाद मैकाइवर और पेज ने चर्चा की है समूह और विभागों की। प्रत्येक समाज में कुछ समूह होते हैं। समूह यानी जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया करता है, अपनी क्रियाओं को बार बार दोहराता है, तो एक समूह का निर्माण हो जाता है। समूह कई तरह के होते हैं। प्राथमिक समूह भी होते हैं और द्वितीयक समूह भी होते हैं। प्राथमिक समूह जिनमें कि हम आमने सामने घनिष्ठ संबंधों के साथ रहते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। और जब हम अपने अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपर्क स्थापित करते हैं, लेकिन यह संपर्क हमारा व्यक्तिगत नहीं होता पर हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो वे द्वितीयक समूह होते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं या हम किसी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, किसी अन्य संस्था से जुड़ते हैं, तब हम व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते, घनिष्ठ संबंधी भी नहीं होते, लेकिन उन समूहों के आधार पर हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस तरह से गांव में, कस्बे में, नगर में हमें कई तरह के समूह दिखाई देते हैं। इन समूहों के साथ साथ हम जिस वातावरण में रहते हैं, अगले तत्व के रूप में मैकाइवर का कहना है कि ये सारी चीजें तभी संभव हैं जब हम स्वतंत्र जीवन जिएं। आपने तुलसीदास जी की एक चौपाई में सुना होगा, पराधीन सपनेहु सुख नाही। या आपने लोकमान्य तिलक की एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता के बिना हम किसी भी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, ना ही हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सकता। इसलिए समाज में रहने के लिए स्वतंत्रता एक आवश्यक तत्व है। स्वतंत्रता के साथ साथ यदि हम अपनी स्वतंत्रता को निर्बाध रूप से इस्तेमाल करने लगेंगे तो समाज में उच्छृंखलता आ जाएगी। अबाधित स्वतंत्रता समाज में नियंत्रण को कम कर देगी। इसलिए सामाजिक नियंत्रण अगले तत्व के रूप में मैकाइवर और पेज ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को चलाने के लिए नियंत्रण की एक व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है।
मैन इज ह्यूमन विकास ऑफ कंट्रोल। मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। नियंत्रण दो तरह का होता है। एक तो वह होता है जिसमें कि हम परिवार और अपने निकट संबंधियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, धार्मिक मान्यताओं के द्वारा अनौपचारिक तरीके से अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और जब कभी हमारा व्यवहार इन मान्यताओं से, सुझाव से, आग्रह से नियंत्रित नहीं होता, तब समाज की अन्य संस्थाएं हमारे व्यवहार पर बाह्य रूप से नियंत्रण लागू करती हैं, जिनमें राज्य, पुलिस, न्यायालय आदि की भूमिका को आप जानते होंगे। इस तरह से नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से डाला जाता है, तभी समाज में व्यक्ति एक रूपता से अपने संबंधों का निर्वाह कर सकते हैं। इस तरह इन 7 तत्वों के माध्यम से हम यह समझ पाए हैं कि समाज कैसे बनता है। रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, विभाग, स्वतंत्रता और नियंत्रण, इन सब के बीच में व्यक्ति के व्यवहार का एक रूप दिखाई देना एक संजाल की तरह उसकी भूमिकाओं को निभाता है। और यह संजाल जो है, या एक नेटवर्क जिसको मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों का जाल कहा है, यह एक समाज होता है। समाज की इस परिभाषा को जानने के बाद हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि समाज अमूर्त होता है। ड्यूटर महोदय ने ये कहा कि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। इससे मनुष्य के सामाजिक संबंधों के जटिल ताने बाने का बोध होता है। अर्थात अमूर्त क्यों कहा होगा? इसलिए कहा क्योंकि संबंध दिखाई नहीं देते बल्कि महसूस किए जाते हैं। जैसे एक कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में हमें देखकर यह आभास होता है कि शिक्षक विद्यार्थी हैं, लेकिन यदि वही शिक्षक विद्यार्थी सड़क पर जाते हुए हमें नजर आए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शिक्षक और विद्यार्थी हैं। अर्थात संबंधों को देखा नहीं जा सकता, संबंध सिर्फ महसूस किए जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्रियों का यह मत है कि समाज अमूर्त व्यवस्था है। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इतना जानने के बाद आइए अब हम इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। समाज किन किन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, यह जानना इस अवधारणा परिचय के लिए बहुत आवश्यक है। समाज की सबसे पहली विशेषता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दरअसल व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसकी जैविकी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, सभी तरह की आवश्यकताएं समाज में रहकर पूरी होती हैं। जैसे हमें सुरक्षा चाहिए तो हमें मकान की आवश्यकता है। जैसे हमें अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना है, भोजन की आवश्यकता है। संबंधों के निर्वाह से समाज की निरंतरता बनी रहती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तो समाज दिखाई देने लगता है और समाज निरंतर बना रहता है। इस तरह सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। समाज अमूर्त होता है। दूसरी विशेषता के रूप में हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, चूंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और संबंध दिखाई नहीं देते, इसलिए समाज अमूर्त होता है। समाज की तीसरी विशेषता है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं। सहयोग, जैसा कि हम इसके अनिवार्य तत्वों में चर्चा कर रहे थे कि समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग होना आवश्यक है, ठीक इसी तरह से समाज में संघर्ष भी विद्यमान होता है। लेकिन मित्रों, संघर्ष हमेशा विघटनकारी नहीं होता, संघर्ष संगठनकारी भी होता है। जैसे यदि हमारे देश पर अचानक आक्रमण हो जाए या हमारी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तब हम एकाएक अपने सारी लक्ष्यों को एकाकार कर देते हैं और एकजुट होकर उस समस्या का सामना करते हैं। तो संघर्ष हमारे अंदर एकता की भावना को मजबूत करता है। इस तरह से संघर्ष समाज की आवश्यकता है।
जहाँ सहयोग आवश्यक है वहाँ संघर्ष विघटनकारी होता है, लेकिन इसके संगठनकारी महत्व को भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही विद्यमान होते हैं। समाज की अगली विशेषता है समाज में समानता और विभिन्नता होती है। चूंकि हम जैविकीय प्राणी के रूप में सभी समान हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि समाज में समानता होना बहुत आवश्यक है। संविधान में, भारत के संविधान में हमने समाज की समानता के लक्ष्य को स्वीकार किया है और हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्तर पर हर वर्ग के लोग समानता के साथ जीवन जिएं। लेकिन समानता अपने आप में समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में संभव नहीं हो पाती, इसलिए असमानता भी, विभिन्नता भी समाज की आवश्यकता है। जैसे एक ही तरह के कार्य करने से सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। परिवार में पति पत्नी, माता पिता सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं और उन कार्यों के माध्यम से परिवार का अस्तित्व बना रहता है। ठीक इसी तरह से समाज में भी जितनी अलग अलग संस्थाएं हैं, जितने अलग अलग स्तर के व्यक्तियों को कार्य आते हैं, वे कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और विभिन्नता समाज में समानता को बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन के रूप में सामने आती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज में जहाँ एक ओर समानता आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर विभिन्नता होना भी आवश्यक है और यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समाज में अगली विशेषता, समाज में अन्योनाश्रितता होती है। अन्योनाश्रितता का अभिप्राय परस्पर पूरकता। इसकी इस विशेषता का आशय है कि समाज में जितनी भी इकाइयां हैं वे ठीक उसी तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं जैसे शरीर के अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। हम अपने शरीर को चलाने के लिए सभी अंगों का बराबर उपयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से समाज की जितनी भी इकाइयां हैं, जितने समूह हैं, जितने विभाग हैं, संस्थाएं हैं, वे सभी एक दूसरे की पूरक हैं और इस पूरकता को अन्योनाश्रितता के रूप में समझा जा सकता है। समाज भी एक सावयव की भांति है और सभी संस्थाएं इस समाज के एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर पूरकता के साथ कार्य करती हैं। समाज की अंतिम विशेषता के रूप में समाज की परिवर्तनशील प्रकृति को बताया जाता है। परिवर्तनशील प्रकृति का आशय समाज जड़ या स्थिर नहीं है। जैसे हम परिवार में देखते हैं कि यदि पितृसत्तात्मक समाज, जैसा कि हमारा भारतीय समाज, इसमें यदि पिता की मृत्यु होती है तो उनका बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी के बतौर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने लगता है। ठीक इसी तरह से समाज में जितने भी कार्य निर्धारित हैं वे किसी एक निश्चित समय पे बंद नहीं होते, खत्म नहीं होते, बल्कि उनकी निरंतरता बनी रहती है। परिवर्तन इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी संस्कृति में परिवर्तन होता है। हम अपने जीने के ढंग बदलने लगते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, हम दूसरों के अनुरूप बनना चाहने लगते हैं। कई सारे कारण हैं जिनसे कि समाज में परिवर्तन दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आते हैं तो हम अपने जीने का ढंग बदलने लगते हैं। संस्कृति यानी हमारे जीने का ढंग। मित्रों, जिसमें हम रहते हैं वह हमारा समाज होता है, लेकिन हम उसमें कैसे रहें यह हमारी संस्कृति है। तो जब हम अपने रहने के ढंग को बदल लेते हैं तब समाज भी बदलने लगता है। जैसे अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि हमारा समाज बहुत तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। न केवल मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है बल्कि हमारे खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, इन सारी चीजों में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि समाज जड़ या स्थिर नहीं है। प्रत्येक समाज समय क्रम के साथ परिवर्तन के दौर से गुजरता है और इस परिवर्तन के साथ ही समाज के तत्व भी थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं और इस तरह एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में समाज सदैव बना रहता है। समाज की विशेषताओं को जानने के बाद हम इस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि समाज किन निर्णायक तत्वों के जरिए बना रहता है।
कौन सी ऐसी पूर्व आवश्यकताएं हैं जिनसे कि समाज अपने अस्तित्व में बना रहता है। समाजशास्त्रियों का मत है कि समाज बगैर जनसंख्या के संभव नहीं है, इसलिए जनसंख्या समाज का अनिवार्य तत्व है। आप भलीभांति यह जानते होंगे कि प्रत्येक सरकार, समाज के लोग अपने सामाजिक परिवेश में जनसंख्या को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करते हैं। हाल ही में भारत में हम देख रहे हैं कि निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, इसलिए भोजन का अधिकार, इस पर चर्चा चल रही है कि हर एक व्यक्ति को भोजन का अधिकार प्राप्त हो। जनसंख्या रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को जब तक पूरा नहीं कर पाएगी तब तक समाज में जनसंख्या का बना रहना असंभव है। इसलिए हर एक समाज यह कोशिश करता है कि जनसंख्या समुचित आकार के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखे। विवाह, परिवार ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे समाज की निरंतरता बनी रहती है और जनसंख्या निरंतर अपने अस्तित्व में बनी रहती है। समाज की दूसरी पूर्व आवश्यकता है कि जो भी जनसंख्या है उसके बीच कार्य विभाजन होना आवश्यक है। अलग अलग कार्यों को अलग अलग व्यक्ति अपने संसाधनों के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ करते हैं। यदि व्यक्तियों के कार्यों में एक रूपता होगी तो अलग अलग आवश्यकताओं को हम पूरा ही नहीं कर सकते। इसलिए समाज में जनसंख्या में कार्य का विभाजन होना बहुत आवश्यक है। और आधुनिक समाज, विशेषीकृत समाज में तो यह बहुत आवश्यक है कि हर एक कार्य का विशेषज्ञ व्यक्ति हो। अगर विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं है तो हम अपने बड़े बड़े उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए जनसंख्या में कार्य विभाजन होना बहुत आवश्यक है। समाज की तीसरी पूर्व आवश्यकता यह है कि समाज में जितने भी समूह हैं इनके बीच एकता बनी रहे। यदि समाज में एकीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और विघटन से समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जहां एक और जनसंख्या का होना, जनसंख्या में कार्य विभाजन होना इसके आवश्यक तत्व हैं, वहीं उस पूरे समूहों में एकता बनी रहना भी उतना ही आवश्यक है। एकता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बहुत आवश्यक है। समाजशास्त्रियों का यह मत है कि अगर सामाजिक व्यवस्था निरंतर बनी रहेगी तभी समाज आगे तक चल सकता है। अगर सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता नहीं होगी तो समाज खत्म हो जाएगा। इस तरीके से समाज की कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं जिनके आधार पर समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। समाज की इन पूर्व आवश्यकताओं के बाद हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि समाज के कितने प्रकार हो सकते हैं। समाजशास्त्रियों ने समाज के अलग अलग प्रकारों का जिक्र किया है। जैसे समाजशास्त्री टानीज ने 2 तरह के समाजों की चर्चा की। एक का नाम उन्होंने गेमेनसेफ्ट रखा और दूसरे का नाम गैसिलसेफ्ट रखा। ये गेमेनसेफ्ट और गैसिलसेफ्ट दरअसल में 2 विभिन्न प्रकृति वाले समाज हैं। गेमेनसेफ्ट का अभिप्राय है औद्योगिकरण के पूर्व अस्तित्व में आए समाज, अर्थात सरल समाज, और गैसिलसेफ्ट का अभिप्राय है औद्योगिकरण के पश्चात अस्तित्व में आए समाज, अर्थात ऐसे समाज जो बहुत जटिल हैं, जिनमें संचार साधन, यातायात, संदेश वाहन, बहुत सारे श्रम विभाजन, कार्य के अलग अलग ढंग, जनसंख्या की वृद्धि, यह सब गैसिलसेफ्ट में आएगा। जबकि सरल और आदिम समाजों को, ग्रामीण समाजों को गेमेनसेफ्ट के रूप में हम समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने समाज के 2 प्रकार बतलाए, एक यांत्रिक एकता वाला समाज और दूसरा सावयवी एकता वाला समाज। यांत्रिक एकता वाला समाज अर्थात ऐसा समाज जहां मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यंत्रवत करता है, बहुत सरल ढंग से उसी स्थान पर रहकर उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, वह यांत्रिक एकता वाला समाज है।
जबकि सावयवी एकता वाला समाज ऐसा समाज है जहाँ समाज अत्यंत जटिल होता है। वहाँ बहुत सारे समूहों की, बहुत सारी इकाइयों की आवश्यकता होती है जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परस्पर पूरक हों। इस तरह से जटिल और आधुनिक समाज जो हैं उन्हें हम सावयवी एकता वाले समाज कहेंगे। मित्रों, समाज की अवधारणा के अंतर्गत अभी हमने जाना समाज क्या है, इसके अनिवार्य तत्व क्या हैं, किस तरीके से समाज बनता है और समाज की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, तब आप इसे कैसे समझ पाएंगे? दरअसल समाज एक अमूर्त व्यवस्था इसलिए है क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते। इसलिए समाज को हम अमूर्त व्यवस्था के रूप में मानेंगे। इसी तरह से मैकाइवर और पेज ने समाज के किन तत्वों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है? समाज की अवधारणा को जानने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि मैकाइवर द्वारा बताए हुए 7 तत्वों का हम उल्लेख करें, अर्थात जनरीति, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, स्वतंत्रता, नियंत्रण, समूह और उसके विभाग। इन सभी को जब हम क्रमशः समझते हैं तब हम इसकी अवधारणा को, इसके अनिवार्य तत्वों को समझ सकते हैं। समाज के अलग अलग प्रकार किस तरह से हम समझ सकते हैं, या गेमिनसेफ्ट और गैशेलसेफ्ट में क्या अंतर है? दरअसल समाज के ये 2 अलग अलग रूप हैं। एक रूप वह है जिसमें औद्योगिकरण के पहले वाले समाजों का उदाहरण हम ले सकते हैं, और एक रूप वह है जिसमें औद्योगिकरण के बाद वाले समाजों को हम समझ सकते हैं। गेमिनसेफ्ट का अभिप्राय सरल या औद्योगिकरण के पहले वाले समाज हैं, जबकि गैशेलसेफ्ट जटिल और आधुनिक समाज हैं जो औद्योगिकरण का परिणाम है। इस तरह से समाज के प्रकारों को हम समझ सकते हैं। समाज की अवधारणा को जानने के बाद प्रश्नों को किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस पर हम विचार करते हैं। वैकल्पिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन तीनों तरह के प्रश्नों में इस अवधारणा से अलग अलग तरह के प्रश्नों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। जैसे वैकल्पिक प्रश्न, समाज एक मूर्त या अमूर्त व्यवस्था है? सही उत्तर होगा समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। इसी तरह समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा? मैकाइवर और पेज, ड्यूटर अथवा पार्सन्स? सही जवाब होगा मैकाइवर और पेज। सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैकाइवर और पेज, किंग्सले डेविस, गिन्सबर्ग? उत्तर होगा मैकाइवर और पेज। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको प्रश्न के उत्तर में 3 या 4 पंक्तियों में प्रश्न का उत्तर देना होगा। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं, इसे समझाइए। इसके उत्तर में हमें समाज में सहयोग क्यों आवश्यक है और संघर्ष कैसे विद्यमान होता है, संघर्ष का संगठनकारी पक्ष और विघटनकारी पक्ष जिसकी चर्चा हमने व्याख्यान के दौरान की है, इसका उल्लेख करना होगा। ठीक इसी तरह से समाज निरंतर परिवर्तनशील है, संक्षेप में बताएं। इसे बताने के लिए हमें समाज में हो रहे परिवर्तनों को बताते हुए यह समझाना है कि समाज में परिवर्तन बहुत स्वाभाविक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न पूछा जा सकता है, समाज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अवधारणा को स्पष्ट करने में हमें क्रमशः समाज का अर्थ, परिभाषा, अनिवार्य तत्व
उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना होगा। यथासंभव हम अंत में समाज के प्रकारों का उल्लेख भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से पूछा जा सकता है, समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज के प्रकार बताने के पहले हम उत्तर देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि समाज क्या है, उसका अर्थ परिभाषा को बताते हुए समाज के प्रकारों का उल्लेख करें। जैसा कि आपने टानीज और दुर्खीम के द्वारा बताए हुए समाज के प्रकारों को समझा, इन प्रकारों को हम अपने उत्तर में अलग अलग स्पष्ट करेंगे। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा समाज। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी फरनाज। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया है।